साड़ी में सबसे महंगी साड़ी कौन-सी आती है और सिल्क कितने रुपए की आती है? एंड रेस्ट अगर मैं नॉर्मल सिर्फ कपड़े की बात करूँ सिल्क की तो 25-30 रुपये से स्टार्टिंग होती है। वो लोग सिर्फ कपड़ा नहीं पहनते, उसमें कभी गोल्ड भी लगवा लिया जब बुनाई होती है, या फिर कभी सिल्वर भी लगवा लिया, तो उसमें डिपेंड करता है आप उन्होंने क्या क्या लगाया। सिल्क कहाँ बनता है सर? तो बनारसी साड़ी मतलब 20-25 हज़ार की ही मिलनी चाहिए। एक बनारसी साड़ी बनाने के लिए जब बैठता है कारीगर, 2 कारीगर लगते हैं, एक कारीगर का मिनिमम 1000 दिहाड़ी होता है। 8 दिन लगता है एक बनारसी साड़ी बनाने में। 8,000 रुपये तो वैसे लगेगा। फिर उसके बाद में और भी उसमें जो मटेरियल लगा, ये उसके बाद मशीनरी कॉस्ट, रेंट का, उधर सबका कॉस्ट मिला करके कम से कम उसको, अगर वो 20 का नहीं बेचेगा, 25 का नहीं बेचेगा, तो उसको क्या फ़ायदा है कारीगर को या फिर जो वहाँ का ऑनर है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। क्या हाल है सर आपके? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, कैसे चल रही है सर लाइफ? बहुत अच्छी। ऑल सेटल नाउ। एथनिक वियर ब्रांड में आपने एंटर किया, हाँ, इंडिया। वो भी इस टाइम पे। मतलब ऐसा है कि मतलब इतना बड़ा मेला लग रहा है कि सब अपना-अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी फैशन के अंदर, एथनिक ब्रांड के अंदर, और आप भी इसमें एंटर किए। कैसे सर? ये हिम्मत कहाँ से आई? बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि एथनिक वियर के इतने सारे ब्रांड हैं इंडिया में कि, और सब सक्सेसफुल भी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को लगा ऐसा कि कुछ तो मिसिंग है बीच में, जो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए एथनिक वियर में जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। हुँ। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि मिसिंग मिडिल क्या है, और जो अप्रोच है कंज्यूमर्स की, जो एथनिक वियर वो डेली वियर बेसिकली होना चाहिए। तो क्या इट्स क्या इट्स नॉट क्या ओनली ब्रांड एथनिक वियर है? कि हम खाली ओकेजनली ही पहन लें या फिर वेडिंग में ही पहने। हम लोग कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हम उसको कुछ ऐसा लेके आएँ कि उसको डेली भी पहना जा सके। गैप क्या फाइंड आउट किया सर अभी आपने मतलब? बेसिकली अब फिटिंग की बात करें हम एथनिक वियर की ब्रांड की, जैसे कोई ब्लाउज़ होता है, कोई पहनता है वो, तो इट्स टाइट, राइट? यूजुअली आप अगर बात करो किसी भी कम्युनिटी से, तो या फिर आप 3 पीस सूट्स की बात कर लो या फिर लेयरिंग की बात कर लो, इतने सारे लेयर्स होते हैं। साड़ियों की बात करो, इतनी ड्रेपिंग्स होती हैं, इतनी सारे लेयर्स होते हैं, या फिर ब्लाउज़ में देखो, अंदर एक ब्रा है, फिर ऐसे-ऐसे कई सारे लेयर्स होते हैं। तो होता क्या है, हम लोग वी आर ट्राइंग कि हम कोई सूट्स डेवलप करें ऐसे, या 3 पीस हम बना रहे हैं बेसिकली अभी, कि जिसमें कि हम बड़ा ही एलिमिनेट कर दें। अच्छा। तो लेयर्स एलिमिनेट कर देंगे तो एक तो कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी उनको, या फिर कोई अब ब्लाउज़ बना रहे हैं हम, तो उसमें हम कुछ इलास्टिसिटी डालें जिससे कि हम थोड़ा-सा कोई पहने तो उसको ईज़ रहे, मिले, कंफर्टेबली मूव करे वो पीछे बैक में, आगे आगे साइड से कुछ इलास्टिसिटी दे करके। एक तो ये है, दूसरा साड़ियाँ आजकल क्या हो रही है कि जब इतने सारे लेयर्स लगते हैं, तो उसको कैरी करना भी इतना आसान होता नहीं है। करेक्ट। इतनी हैवी, इवन लहंगा देख लो, इतना हैवी होता है कि इट्स डिफ़िकल्ट टू कैरी इन डेली वियर। तो थोड़ा-सा कुछ-कुछ हम उसमें से एलिमिनेट करके उसको ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कि ताकि लोग एथनिक वियर को सिर्फ़ एथनिक ही ना समझें या फिर वेडिंग वियर ही ना समझें, उसको थोड़ा-सा डेली वियर में भी लेके आएँ, कि जैसे कोई ऐसा कुर्ती हमने डेवलप की जिसको आप प्लाज़ो पे भी पहन लो, आप फिर डेनिम शर्ट पैंट पे भी पहन लो। तो इस तरीके से थोड़ा-सा कुछ हम डेवलप कर रहे हैं इसमें प्रोडक्ट में। बट एथनिक ब्रांड के अंदर आप इसको डेली वियर टाइप अगर उसको बनाओगे तो अफोर्डेबिलिटी कैसे रहेगी फिर उसमें? डेली वियर क्योंकि में ही बहुत तो, बहुत एथनिक वियर ब्रांड तो थोड़ा महँगा आता है ना, हाँ, तो फिर वो डेली में कैसे पहनेगा महँगा ब्रांड कोई? महँगा एथनिक वियर ऐसा नहीं है कि हम उसको अफोर्डेबिलिटी में नहीं ला सकते हैं। हुँ। लेकिन कोई लहंगा बना रहा है कोई भी, या फिर कोई साड़ी बना रहा है, जैसे अब लखनऊ में जाके आप देखो इतने सारे जरी के वर्क होते हैं, राइट? अब उसमें क्या बहुत सारा हुँ, हुँ। लेबर इन्वॉल्व रहता है, उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है कि वो, इसलिए वो थोड़ा-सा क्या होता है कि हाई हो जाता है वो प्राइस उसका। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा-सा, और वॉल्यूम काफ़ी छोटा होता है उनका, करेक्ट। कब वेरी वेरी लाइक 10 पीस बना रहे हैं, 5 पीस बना रहे हैं, इसलिए क्या होता है कि मटेरियल का लॉस होता है, इसलिए कॉस्ट हाई होता जाता है। हमारा क्या है, थोड़ा-सा हम ऐसा लेके आ रहे हैं कि हम कोई भी सूट अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें क्वांटिटी थोड़ी-सी हमारी ज़्यादा है, और हम किसी भी फैक्ट्री के साथ काम करते हैं तो उनको हम उनके साथ हम लॉयल भी रहते हैं कि भैया आपको हम रेगुलर ऑर्डर्स देंगे, हुँ। और हमको प्राइस थोड़ा-सा अच्छा चाहिए, और मटेरियल हम खुद सोर्स करते हैं। करेक्ट, तो सिर्फ़ हम उनसे सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। करेक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या होता है कि अगर आप खुद मटेरियल सोर्स करो, तो आपको पता है कि इन एंड आउट कहाँ पर कितना पैसा लग रहा है। तो उससे क्या होता है, अब यू कैन डिसाइड कि हाँ,
अगर कोई 12,000 की साड़ी बेच रहा है, यू कैन सेल इट लाइक 3-4,000 बिकॉज यू नो एवरीथिंग, हम्म, लाइक वी नो अबाउट आवर ब्रांड, राइट, हम कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर करके फिर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके उसको स्टैंड आउट करते हैं लोगों के लिए, ताकि वो उनको अच्छा भी लगे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट भी रहे और उनके प्राइस रेंज में भी आए, ताकि वो उसको लेकर के खरीद के पहन सकें। करेक्ट। बट आपको क्या लगता है कि जैसे पहले एथनिक वियर पहना जाता था, अभी थोड़ा एथनिक वियर रोज मर्रा जिंदगी के अंदर लेडीज कम पहन रही है, तो एथनिक वियर की डिमांड वेस्टर्न वियर ज़्यादा आ रहा है डेली लाइफ में, और एथनिक वियर सिर्फ पार्टी तक सीमित रह गया है, और या फिर कहीं जाने तक सीमित रह गया है। तो क्या लगता है ये आपको शिफ्ट आपके बिजनेस में हेल्प करेगा, या आपके बिजनेस को कैसे हेल्प करेगा ये शिफ्ट? डेली वियर जो बेसिकली ये 2-3 और रीज़न, एक तो अगर ऑफ़िस की बात करें तो कुछ-कुछ ड्रेस कोड्स लगा देते हैं लोग कि भई आपको यही पहन के आना है। तो वेस्टर्न में चला जाता है, शर्ट पहन के आना है या फिर बेसिक टी-शर्ट्स पहन के आनी है, वो रीज़न्स हैं। और एक कंज़्यूमर अगर आप लगाता है पैसा एथनिक वियर में, क्योंकि वो थोड़ा-सा स्पेशल ओकेज़न के लिए है। कोई 10,000 का अगर सूट्स लेके आया है तो उसको फिर स्पेशल ओकेज़न के लिए ही पहनता है वो, उसको डेली नहीं पहन सकता है। करेक्ट। तो उसी को हम एलिमिनेट करने के लिए अपना ब्रांड लेके आ रहे हैं ये। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे कि हम उसको थोड़ा-सा कॉस्ट कटिंग कर के और बेसिक थोड़ा-सा बना करके उसको लेके आएँ, ताकि हम एक ऐसा कुर्ती डेवलप करें, उसको आप पहनो, जीन्स पे पहनो या फिर आप कहीं भी प्लाज़ो पे पहन लो, या हाँ। कुछ ऐसा क्रॉप टॉप लेके आएँ विद इनबिल्ट ब्रास कि आप उसको स्कर्ट के साथ भी पहन लो। आपको ऑकवर्ड फील नहीं होता है क्या, मतलब लेडीज वियर में अगर अपन जाते हैं हाँ। तो इतनी लेडीज से बात करते हो, साड़ी की बात कर रहे हो, ब्लाउज की बात कर रहे हो, तो थोड़ा सी ऑकवर्डनेस आता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी टीम सब सब वही हैं। मेरी हेड डिज़ाइनर जयपुर में बैठती है, तो वो और उसके बाद मेरी जो नहीं, बट एज ए मैन एंटरप्रेन्योर इट्स अभी नहीं होता है, अभी नहीं होता है, क्योंकि बहुत 15 साल से कर रहा हूँ मैं 15 साल जकार्ता। पहले तो था। 15 साल पहले इनिशियली तो होता है, इनिशियली था बहुत पहले, व्हेन आई वाज़ वर्किंग समव्हेयर। हाँ, तो कैसा लगता था, मतलब कैसे शिफ्ट हो गए वहाँ पे आप, मतलब 15 साल पहले की जर्नी पे जाए अगर? हाँ, वो तो बहुत लंबी कहानी है। सर शॉर्ट में बताओ ना उस लंबी कहानी को। लंबी कहानी क्योंकि जब मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया यहाँ दिल्ली एनसीआर में, तो मैं यहाँ पर इनिशियली जॉब करता था। देयर वाज़ वन कंपनी कॉल्ड ओरियन क्राफ्ट एंड अदर वन इज़ रेड कैट। तो रेड कैट में मैंने जॉइन किया, वहाँ से फिर मुझे शिफ्ट किया गया बांग्लादेश में, 2 साल बांग्लादेश रहा। बांग्लादेश चले गए आप? हाँ, हाँ, 2 साल ऐसे कैसे चले गए? शिफ्ट किया गया मुझे, मतलब ट्रांसफ़र मेरा हुआ। नौकरी करने के लिए बांग्लादेश चले गए? हाँ, क्या बात कर रहे हो यार! ऐसे ही था। हाँ। बट वहाँ पे और लंबी कहानी है। वहाँ ये समझ लो कि आई गॉट किडनैप्ड देयर इन बांग्लादेश, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि ढाका में। आप मैं बांग्लादेश कैसे चले गए यार? मैं था ढाका में, हाँ। ऑफ़िस से निकला होटल जाने के लिए, क्योंकि मैं इनिशियली जब गया था 1 महीने के लिए, तो मुझे होटल में रखा गया था। तो मैं ऑफ़िस से निकला होटल के लिए, तो ऑफ़िस से जाके कुछ मैंने एटीएम वोटीएम से पैसे-वैसे निकाले। हाँ। तो निकाल के जैसे निकला वहाँ से, तो मुझे एक कार कैब्स आई थॉट कि जैसे गुड़गाँव में कैब्स चलती है वैसी होंगी वो। हाँ। और तब तक हमारी जो है कार थी वो आई नहीं थी। मैंने सोचा कि कैब लेके निकल लेता हूँ, हम्म, पास में है। तो 2 लोग उतरे कैब में से, हाँ। मुझे अंदर डाला। ठीक है, मुझे वो जैसे होता है ना कि हाँ ठीक है, मुझे आगे उतरना है, आप हाँ। अंदर बैठ जाओ। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही नॉर्मल। नॉर्मल वे से। तो मैं बैठ गया, मुझे हाँ। आई थॉट कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बैग था और थोड़ा-सा मैं टसन में था कि नया-नया गया था बांग्लादेश, तो वहाँ पे ले गए। थोड़ी देर बाद फिर स्टोरी स्टार्ट हो गई कि इधर वाले ने दोनों हाथ पकड़े ऐसे, पकड़ लिया हाथ? पकड़ लिए 5 ही मिनट 10 मिनट, हाँ। इवन वो सिटी में ही, ढाका में ही, हाँ। पकड़ा दोनों हाथ और पीछे सीट पे लेके बैठ गए। 2 लोग और पीछे बैठे थे, हाँ। गमछा लिया हुआ था, बाँधा गले को सीट के साथ, बाँध करके फिर मुझे लेके ट्रैवल कराते रहे रास्ते में। फिर क्या लैपटॉप तुम्हारा, फिर क्या कैश तुमने एटीएम से निकाला है, क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड, हर चीज़ जो है ले लिया। तो आपको डर लग रहा था उस टाइम में कैसे? वो तो क्राइम पेट्रोल की याद आ रही थी मुझे तो उस टाइम पे। ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ वही हो रहा है जो हाँ। उसमें दिखाया करते हो। तो बट समहाउ कि लेने के बाद फिर मेरे फ़ोन से एटीएम से नंबर बताओ, इसका नंबर बताओ, कोड क्या है, पिन क्या है? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है, तो मैंने अपनी वाइफ़ का सब लेके आया हूँ। हाँ। ऐसे ही मतलब निकल जाऊँ मैं उसमें से। बट इट वाज़ नॉट लाइक, दे आर मोर स्मार्टर देन अस। उसको किसी को कोई बांग्ला में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है। और सब कह रहे हैं, मुझे कहे जा रहे हैं, मैं सब ये काम नहीं करता हूँ, ये तो मैंने आपको देखा है ऐसे कभी-कभी महीने में 1 आध बार कर लेता हूँ, 2 महीने में कर लेता हूँ।
सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो गलत काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या है? तो फिर मैंने अपने वाइफ को बोला, उसने खुद ही मेरे फ़ोन से मेरी वाइफ को फ़ोन लगाया। लगाने के बाद पूछता है कि इसका पिन कोड क्या है? मुझे बोला तुम पूछो। मैंने पूछा कि इसका पिन कोड क्या है? तो उनको शक हो गया थोड़ा-सा, क्योंकि वो तो मेरा ही है, मुझे ही सबको पता, मैं क्यों उनको पूछ रहा हूँ? हाँ। तो फिर वो जब तक मेरा यहाँ पर बातचीत चलता रहा, वहाँ से उन्होंने सारा इंडिया से सब ब्लॉक कराया। हाँ। मेरी वाइफ ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया, फिर कार्ड-वार्ड। फिर वो लोग ट्राई किए एटीएम 1-2 बार, कुछ हुआ नहीं, फिर वहाँ से लेके निकले। छोड़ दिया? मुझे नहीं, मुझे लेके निकले फिर से। अच्छा, आपको? मुझे फिर कार में बिठा के, मैं तो था, एक ही आदमी बाहर गया था वो। मैं कार में ही था, मुझे बिठाए फिर लेके निकले वहाँ पर एक जगह ढाका के, और आके लोनी करके 30-40 किलोमीटर अंदर होता है, जंगल-वंगल में जा। तो सब कुछ लेने के बाद उनको लगा कि अब इसको कुछ मिलना-वलना नहीं है इसको। फिर 7-8 घंटे के बाद में रात को 2-3 बजे, मतलब सुबह, फिर मुझे छोड़ दिया, ऐसे फेंक दिया रास्ते में। मैंने कहा मैं मेरे माइंड में एग्ज़ैक्टली वही सब चल रहा था कि हो क्या रहा है ये? तो फिर वहाँ से निकला मैं, थोड़ा-सा चल के, फिर भागते हुए, कुछ रिक्शा वाले 1-2 लोग आ गए, तो उन्होंने मुझे हेल्प की। फिर वहाँ से गया मैं पीसीओ पे, फिर फ़ोन किया घर पे, दोस्तों को फ़ोन किया जो वहाँ पर थे पहले से, सब लोग आ गए। तो इसके बाद और एक लंबी कहानी है। उसमें क्या हुआ, वहाँ पर कोई रिपोर्ट ही ना लिखे। पुलिस में कोई रिपोर्ट पुलिस नहीं? ने कोई रिपोर्ट ही ना लिखे। मैं गया उस लोनी वाले एरिया के थाना में हाँ। रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वो बंदा कहता है कि भैया ये तो हमारा केस ही नहीं है, आपको तो ढाका से उठाया है, आप ढाका में जाके लिखवाओ। और ऐसी हायरार्की है उनकी, ऐसे जैसे बैठे हुए थे कांस्टेबल, सब ऐसे लाइन में, सब कुछ, और सब दाने-वाने जो लोकल उनका वहाँ का होता है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े में। ये तो नॉर्मल चीज़ें होता रहता है इधर। कोई बात नहीं। ऐसा, हाँ, कोई बात नहीं है। ऐसे लगता है कि कुछ, मतलब आई कैन नॉट से कि ये कुछ सेटिंग उनकी है, जो भी रही हो। हाँ। मतलब उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि क्या हुआ है। वहाँ से मैं निकला, निकल कर के फिर गया मैं ढाका। अगले दिन, तब तक तो नेक्स्ट सुबह हो गई, दोस्त तो सब तक आ गए थे सब। फिर गया मैं वहाँ पर, जा कर के फिर वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई, उसकी कॉपी मैंने ऑफ़िस भेजी। ऑफ़िस वाले को बिलीव ही ना हो कि ऐसे ही हो सकता है। हाँ। मैंने कहा हुआ है मेरे साथ, रिपोर्ट क्या झूठी है, बाकी गवाह 4 है। तो फिर ऑफ़िस वालों ने ट्रस्ट ही नहीं किया। फिर छोड़ा, नौकरी छोड़ दिया फिर? हाँ, किया भी, तो फिर उसका कुछ कंपनसेशन कुछ किया ही नहीं। और दूसरी स्टोरी क्या हो गई थी, और खतरनाक स्टोरी? यही वाला कि ऑफ़िस भी मुझे छोड़ दिया उधर बांग्लादेश में ले जाके। मैंने कहा यार ये क्या है? ये तो बहुत अमेज़ है। आप किसी को कहीं पर भेज रहे हो अपने प्रोजेक्ट पे, और फिर आप हाथ झाड़ रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड ना, कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब फिर। फिर वहाँ से इंडिया आए आप? वहाँ से फिर मैंने नहीं, फिर तुरंत थोड़ी देर 2-3 दिन के बाद फिर मैं वापस आ गया इंडिया। 2-3 दिन बाद ही आ गए? हाँ, कितने 2-3 दिन दिन रुके बाद। थे बांग्लादेश में? मैं था 1 डेढ़ महीना था उधर। मतलब बांग्लादेश मस्त लगा आपको, मतलब सब? मस्त क्या लगा कि 1 डेढ़ महीना पहले ही था। ये होने के बाद दोबारा इतनी अपॉर्चुनिटी मुझे वहाँ से आ रही थी, फिर दोबारा भी मैं गया 1 साल करने के लिए। वापस गए? हाँ, इतना बस तक? दोबारा गया करने के लिए। कुछ दिन मैंने फिर वहाँ पर काम-वाम किया। फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये बहुत हो गया, ये तो इतना ट्रैफ़िक, इतना गंदा जगह है वो। मैंने सोचा कि भैया वहाँ तो जो बांग्लादेश की तारीफ कर दो चलो थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, लेकिन बांग्लादेश के जो कुछ डीएचएस बरधारा वाले जो मिलिट्री वाले एरियाज़ हैं, या फिर गुलशन वाले एरियाज़ हैं, वो थोड़ा अच्छा एरिया है। सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे वहाँ पर, सारे कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगे। ब्रांड्स भी है वहाँ पे? हाँ, सारे ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स सुने है भी आप? हाँ, बांग्लादेश में? हाँ, ज़ारा-वारा सब है उधर। ज़ारा, एच&एम, एम&एस, हर ब्रांड्स हैं उधर। लोग सामान खरीदते हैं वहाँ पे? लोग खरीदते हैं। मेरे को तो लगा सिर्फ। लेते ही नहीं, उस मामले में ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन सब लोग तो वैसा नहीं होंगे। सब लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। हमारी कंट्री में भी जैसे सारे लोग ऐसे खराब नहीं होते हैं, हाँ, अच्छे सब भी अच्छे हैं। अच्छे भी आप होते हैं। कौन है? तो तो आपको यहाँ पे, आप ऐसे यहाँ पे जैसे हमारे पास आ रहे थे, आपको डर नहीं लगा था कि यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं पड़ जाए? नॉट, डर नहीं लगा, बट आई वाज़ रियली थिंकिंग डीपली कि इतना दूर क्यों, सिटी वहाँ है, सूट यहाँ है, ये ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है इसका? हाँ। तो मुझे लग हाँ, तो फेरी से थोड़ी ना कोई आता है। सब तो आते हैं रोड से रहे, और रोड भी इधर का ऐसा है, मड आइलैंड इतना सुना था वो। तो उन्होंने कितने अमीर अमीर लोग, करोड़पति लोग कितनी खूबसूरत आइलैंड पे रहते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले आया जकार्ता से यहाँ पर। लिटरली आई वाज़ थिंकिंग कि बड़ा नाम सुना है, लेट्स मूव। मैं वैसे पहले आया हूँ, बट टाइम नहीं मिलता था मुझे घूमने-वूमने का इधर कहीं भी। तो कल मैं 2 जगह गया, एक तो मरीन ड्राइव गया और दूसरा गया जुहू बीच। अरे बाप!
और दोनों जगह मुझे मरीन ड्राइव तो इट वाज लाइक नून, तो फिर भी ठीक था, कोई दिखा नहीं कम तो। जुहू बीच कैसा लगा मुंबई? जुहू बीच वाज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का पार्ट है जुहू बीच? अभी कह नहीं सकते, कुछ मुंबई में बैठे हैं। है? नहीं तो क्या बता तो सकते हैं ना, अच्छी बात तो बता सकते हैं ना, हाँ, कहाँ अच्छी पता बात नहीं है ये वहाँ अच्छी पे लोग कितने अच्छे घूमते फिरते हैं, अच्छी सब बता बात ये सकते है हो कि आप। बहुत बहुत लोग घूम रहे थे। जुहू बीच ऐसा जगह था कि वहां पर आई कैन से मोर देन 5000 लोग हाँ पूरा बीच पे लगे हुए हैं। बोट चल रही है, मस्त जेट स्की चल रही है, ऊपर से हेलीकॉप्टर्स भी दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, उनको करा रहे हैं। जेट्स बट की क्राउड सॉलिड अच्छा क्राउड है, मतलब क्राउड बहुत सबको आना चाहिए जुहू बीच, मतलब पूरे इंडिया को यहाँ जुहू बीच आना चाहिए, देखना चाहिए एक बार। है ना? कि जुहू बीच जैसी जगह नहीं है पूरे इंडिया में, मतलब आप कहाँ रहे हो बाहर, सबसे अच्छी जगह कौन से रहे हो? मैं जकार्ता बहुत दिन से हूँ। चलो सर, थोड़ा हो गया मस्त वाली बात, तो मतलब बांग्लादेश में इतने सारे ब्रांड है क्यों, मतलब पैसा वैसा है वहाँ पे लोग? बांग्लादेश में हैं लोग, काफ़ी अच्छे लोग हैं उधर, तो खरीदते हैं काफ़ी। बेसिकली ब्रांड्स इसलिए हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है वो गारमेंट का। बांग्लादेश सबसे सस्ता सामान उधर ही बनता है, वही बनता, वही बेच देते वहीं बनता है, नहीं वहाँ बेचते हैं, और फिर या वहाँ से बाहर यूरोप ले गए, अपना यूएस ले गए। मेड इन बांग्लादेश तो इंडिया में भी बहुत बिकता है। तो फिर आपका कैसे मतलब रुझान है कि आप बिजनेस करने जॉब जॉब कर रहे थे, फिर बिजनेस कैसे? बेसिकली मैं इंडोनेशिया में था, उधर भी मैं जब जकार्ता यहाँ बांग्लादेश से ढाका से मैं इंडोनेशिया चला गया। तो उधर काम करते करते फिर एक कंपनी में मैं काम कर रहा था, प्रोडक्शन में था उस टाइम पे। बट वहाँ पर क्या हुआ कि मार्केटिंग के बंदे ने छोड़ दिया। तो मुझे जो है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था यहाँ से इंडिया से, तो मुझे जो है मार्केटिंग में डाल दिया। तो मैंने वहाँ 2 साल मार्केटिंग देखी। तो उस 2 साल के बीच में मैंने इतने कस्टमर बना दिए वहाँ पर जकार्ता में कि वो सारे कस्टमर मुझे कहने लगे कि एक काम करो, तुम अपनी फैक्ट्री डाल लो। मैंने कहा फैक्ट्री तो नहीं डालूंगा, मैं लायबिलिटी नहीं ले सकता, तो इससे अच्छा है कि मैं एजेंसी डाल लेता हूँ। आप मुझे ऑर्डर्स दो और मैं फैक्ट्री में बनवा के इन्वेस्ट मैं कर दूंगा, मटेरियल मैं खरीदूंगा, क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ मैं देखूंगा, मर्चेंडाइजिंग, डिजाइनिंग पार्ट, सैम्पलिंग पार्ट सब कुछ मैं देखूंगा, और आपको सिर्फ ऑर्डर दे करके बैठ जाना है, आई विल टेक केयर ऑफ थिंग। तो ऐसा कुछ बातचीत चला, और धीरे से फिर स्टार्ट कर दिया मैंने एजेंसी, काम करते करते ही, मतलब लीगल प्रोसेस। बट जब मुझे लगा कि नहीं अब 100% देना चाहिए, तो मैंने 2016 में जॉब छोड़ के फिर मैं इसमें लग गया। 2016 से लग गया? हाँ, 2016 से फिर मैंने शुरू कर दी अपनी कंपनी उधर, वाह। और फिर वहाँ से स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा था ना, वो सारे निकल लिए, सब निकल लिए? सारे निकल लिए। क्यों निकल गए? 2 साल तक मेरे पास ऑर्डर नहीं था। हाँ 2 साल में जितना भी उधर कमाया खाया था, सब उधर खाना पड़ गया बैठ के, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ उधर बैठा हुआ था मैं। बट आई वाज कीप ट्राइंग। ये बात तो ट्रू है कि जो बोलते हैं ना, हाँ तो अच्छा कर रहे हो, ग्रो करो, हाँ हाँ, ग्रो करो, वो सब से बच के रहना है लाइफ में। हाँ, वो सब क्या किए कि हाँ करेंगे करेंगे, और वो मुझे सैम्पलिंग ही कराते रहे। सैम्पलिंग करो, फिर ये आएगा, अभी ये वाले SS1 का निकल गया, SS2 के लिए आप करो, फिर SS3 के लिए करो, फिर Q1 के लिए करो, ऐसे करते करते साल निकाल दिए। फिर 1 डेढ़ साल के बाद मेरे पास आया प्रिंटिंग का काम। हाँ प्रिंटिंग का काम किसी तरह, वो भी जिसने नहीं कहा था उसने दिया, इसने दिया होगा। क्योंकि मैं उसको बना बना के दिखाता गया, तो उसको पसंद आई क्वालिटी कस्टमर को। और इतने सारे कस्टमर तो बन गए थे पहले से, बट मुझे खाली जाके अपनी पिच ही उधर सामने रखना था, हाँ भैया मैं क्या करता हूँ, मेरा ये सेटअप है, मेरा ये डेवलपमेंट है, ये मेरी डिज़ाइंस है। तो ऐसे करते करते प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ। मुझे प्रिंटिंग का काम मिलता, मैं उसको फैक्ट्री में बनवाता और उसको सीधे भेजता बायर को, टी शर्ट के ऊपर पैनल से। वहाँ से स्टार्ट किया मैंने बिजनेस जकार्ता में। फिर ऐसे करते करते फिर उन्होंने ही फिर मुझे टी शर्ट का बिजनेस दिया कि आप टी शर्ट भी मैन्युफैक्चरिंग कर दो, जिससे मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया था। तो टी शर्ट का बिजनेस करने लग गए हम। सबसे पहले टी शर्ट के बिजनेस से स्टार्ट होता है, एकदम एंट्री हाँ, इजी एकदम, बेसिक मतलब सस्ता कपड़ा, उसके बाद में धीरे धीरे $2-3 में बन जाता है वो, हम्म, और प्रिंटिंग उन्टिंग अपना ऐसे ही कुछ 50-60 सेंट में हो जाती है। खड़ा करके फिर स्टार्ट करके उनके साथ में करते करते फिर धीरे धीरे अभी जब ढूंढने लग गए कस्टमर। correct, फिर डिज्नी आ गया मेरे पास, यूएस का। हम्म, जब से डिज्नी आया 2018 में, हम्म, तब से फिर हम हिट हो गए। कैसे? डिज्नी को हमने अप्रोच किया, हम्म, और क्योंकि उनका वैल्यूम बहुत अच्छा था, हाँ और एडवांस टी शर्ट्स के लिए टी शर्ट्स के लिए। आपने डिज्नी को टी शर्ट्स प्रोवाइड किए? हाँ डिज्नी हॉट स्टार या? हाँ हाँ, डिज्नी यूएस। हाँ, वहाँ कैसे पहुंच गए आप? अप्रोच है, सिंगापुर में एक कंपनी थी, उनके थ्रू हमारा चलता था। तो थोड़ा हमको ही बताओ ना, हम भी ऐसे ऐसे ऐसा करते करते पहुंच। सिंगापुर ट्रेवल किए, उससे मिले,
कस्टमर से वहाँ पर जो अप्रोच था मेरा, फिर उसने बिजनेस से कनेक्ट कराया, उसका लाइसेंस लिया हाँ 1 साल का। लाइसेंस लेने के बाद फिर वो आ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि हमको 50% एडवांस पेमेंट करना शुरू किया, क्योंकि हमने वैसा तैयार किया था कि भैया इसमें बहुत खर्चा होता है, इसमें ये। तो उन्होंने मुझे किड्स का प्रोडक्ट दिया बनाने के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ के, फिर मेंस में भी दिया एंड वुमेन्स का भी दिया, सारा टी-शर्ट्स का बिज़नेस, हुडी, टी-शर्ट्स, पजामा, शॉर्ट पैंट, ये सारा। तो मैं उनके साथ करता गया। तो वहाँ से क्या हुआ कि मैं सब कुछ सेट हो गया, 4 फ्लोर का ऑफ़िस बना दिया उधर ही फिर। एक ऑर्डर से एक बिजनेस नहीं, एक एक बायर से। एक बायर से हाँ, एक ऑर्डर ऑर्डर तो खैर बहुत चलता हाँ है। हाँ पहले उन्होंने उन्होंने भी टेस्ट किया, पहले 1000 पीस, फिर 5000 पीस, फिर 10,000 पीस, फिर 15,000 पीस, फिर 50,000 पीस, फिर 2 लाख पीस। हम्म, सारे कस्टमर्स ऐसे ही आते हैं। आपको ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करने के साथ-साथ में आपको स्टार्ट करना है छोटे से ही, जैसे कि 1000 पीस का ट्रायल ऑर्डर। अगर मैं मना कर देता नहीं मेरा तो कैपेसिटी ये नहीं है, या फिर मेरा तो और ज़्यादा कैपेसिटी, टी-शर्ट के वजन 1000 पीस कुछ नहीं होता है। सही बात एक बार डालोगे 30 मशीन में, वो एक ही 2 घंटे में 4 घंटे में निकाल के रख हाँ देते हैं। तो बट मैंने उसको लिया, फिर मैंने उसका उस टाइम भी उसमें मैंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि जब जो बायर 1000 का पे करता है ना, वो आप कस्टमर फैक्ट्री को नहीं पे कर सकते हो। सही बात फैक्ट्री तो हाई डिमांड करती है। हाँ अगर बायर आपको 50 सेंट पे करता है सीएम, आपको फैक्ट्री को 1 2 देना पड़ेगा, x2 2 x3 x देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी है। उसके वो आपके सैंपलिंग यूनिट में बनाता है, जैसे जहाँ पर 10 मशीन लगी है, 15 मशीन लगी है, वहाँ पर फैक्ट्री बनाती तो एथनिक में फिर कैसे एंटर होने हुआ मतलब है। एथनिक बेसिकली शर्ट ब्रांड है फिर आप एथनिक में एंटर कर दिए फिर लेडीज गारमेंट मतलब दोनों डिफरेंट है ना नहीं, वहाँ पर फिर ऐसा नहीं था कि वो इतनी हम टी-शर्ट ही करते थे। वहाँ तो फिर जकार्ता में हम अभी भी करते हैं लेडीज़ में, मुस्लिम वियर का ब्रांड है वो करते हैं, और लेडीज़ के बहुत सारे ड्रेसेस और ये सब। कौन कौन सी ड्रेसेस आती है लेडीज में थोड़ा नाम बता दो ड्रेसेस के नाम ट्यूनिक है, लॉन्ग लेंथ है, शॉर्ट लेंथ है। जो जो लेंथ की बात करूँ तो बाकी डिज़ाइंस तो इतने सारे डिज़ाइंस हैं कि हम नाम ही नहीं ले सकते, बहुत डिज़ाइंस हैं उसमें तो। पैटर्न्स पैलेट्स की मैं अगर बात करूँ तो। और जेंट्स में जेंट्स में तो खाली पैंट एंड शर्ट, बस टी-शर्ट एंड अब वेस्ट कोट डाल लो उसके ऊपर। अब शर्ट में कभी पॉकेट यहाँ लगा दो, कभी इधर लगा दो, दोनों तरफ पॉकेट लगा लो, विदाउट पॉकेट रख लो। मेंस में ज़्यादा चॉइस नहीं है। अच्छा बांग्लादेश की एक बात और बताओ कि चाइल्ड लेबर अभी भी चलता है क्या वहाँ पे बांग्लादेश में मतलब जैसे इंडस्ट्रीज का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बोला था कि चाइल्ड लेबर सबसे हाई है वहाँ पे अभी नहीं है। अभी इस टाइम पे तो एकदम नहीं है। उस टाइम भी धीरे-धीरे एलिमिनेट हो रहा था वो चीज़ें। और दूसरा चीज़ ना, जो अच्छे-अच्छे कस्टमर्स हैं, अगर मैं ज़ारा की बात कर रहा हूँ, एच&एम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये लोग भी हैं वहाँ पर, लेकिन ये लोग थोड़ा बहुत तो कंप्लायंस देखते ही हैं ना। बांग्लादेश की डार्क रियलिटी क्या है आप तो वहाँ रहे हो ना 1 साल उनका लिविंग स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो, अगर हम सेकंड टियर सिटीज़ की बात करें, थर्ड टियर, एक्सेप्ट ढाका, इवन ढाका ऑल्सो, ढाका इज़ द गुड एंड रेस्ट। अगर मैं कहीं और किसी फैक्ट्री, अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे तो आपको वैसे ही दिखेगा कि हाँ, थोड़ा-सा लिविंग उनका ऐसा है कि वो राइस और फिश के साथ में काम चल जाता है वो। अच्छा कोई जैसे साड़ी वगैरह भी बनाते हो तो साड़ी में सबसे महंगी साड़ी कौन सी आती है और कौन से मटेरियल की आती है सिल्क, कितने रुपए की आती है वो तो डिपेंड करता है कि वो उस भी मतलब एक मतलब सिल्क जैसे के साथ में आपने, अब अगर हम किसी बड़ी सेलिब्रिटी की बात करें या किसी बिज़नेसमैन की बात करें जो वो सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, हाँ वो लोग सिर्फ़ कपड़ा नहीं पहनते, उसमें कभी गोल्ड भी लगवा लिया जब बुनाई होती है, या फिर कभी सिल्वर भी लगवा लिया, तो उसमें डिपेंड करता है आप उन्होंने क्या-क्या लगाया। जैसे कर्नाटक में नहीं बनता सिल्क वहां से नहीं आता कर्नाटका से भी आजकल तो बनारसी साड़ी कहीं और से भी मिल जाती है, फेक बनारसी साड़ी अगर बात करें तो। बनारस का नाम ही है बनारसी, लेकिन बनारसी साड़ी अब सूरत में इतने सारे मिल्स हैं, वो भी बनारसी कर रहे हैं। बट वो सब ओरिजिनल बनारसी नहीं होती हैं। Right. दे आर सेलिंग बनारसी इन 1000 2000 इन द मिल, बट प्योर बनारसी होती क्या है, वो उसका मिनिमम 25,000 रुपये दाम होना चाहिए। करेक्ट एक बनारसी साड़ी बनाने के लिए जब बैठता है कारीगर, 2 कारीगर लगते हैं, एक कारीगर का मिनिमम 1000 दिहाड़ी होता है। 8 दिन लगता है एक बनारसी साड़ी बनाने में। 8,000 रुपये तो वैसे लगेगा 8,000 तो रुपये एक आदमी का लगेगा, अगर एक आदमी बनाएगा तो मिनिमम 1 से 2 लोग उसमें लगते हैं, उसको एक हेल्पर भी चाहिए होता है ना, हो सकता है उसका कम हो 500 800 हो। बट ये मान के चलो कि 8 से 10,000 रुपये एक साड़ी बनाने में लगती है, बनारसी साड़ी। और फिर उसके बाद में और भी उसमें जो मटेरियल लगा, ये उसके बाद मशीनरी कॉस्ट, रेंट का उधर जहाँ वो बनाता है, सबका कॉस्ट मिला करके कम से कम उसको 15,000 की पड़ती है। अगर वो 20 का नहीं बेचेगा, 25 का नहीं बेचेगा, तो उसको क्या फ़ायदा कारीगर को, या फिर जो वहाँ का ओनर है जो बनाता है वो। तो बनारसी साड़ी मतलब 20-25 हज़ार की ही मिलनी चाहिए अगर अच्छी साड़ी ओरिजिनल है तो प्योर, हाँ तो मिनिमम 20 के ऊपर होनी चाहिए, 20 to 25।
प्योरिटी कैसे पता करेंगे बनारसी साड़ी? उसमें बेसिकली एक तो उसका एक मटेरियल होता है, वो मटेरियल का देखना है, और प्लस उसमें जो बूटियाँ होती हैं, बनारसी बूटियाँ, वहाँ से मालूम चलता है वो। जो फेक वाली होती है ना, उसमें आपको एकदम ऐसे प्लेन सा दिखेगा वो बूटी, बट जो ओरिजिनल होता है ना, उसमें बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे हेयर रहता है, निकला हुआ, ताकि मतलब आप उसको कट नहीं कर सकते हो। अगर उसको कट करोगे तो उसका लुक खराब हो जाएगा, फिर उसकी यूनिकनेस खराब हो जाती है उसकी बनारसी साड़ी की। ओ, तो वो होना उसमें ज़रूरी है। तो सबसे बेस्ट साड़ी बनारसी साड़ी है। बनारसी है, सिल्क है, अब आजकल तो बहुत आने लग गई हैं, पेपर टिश्यू कितने सारे हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सी है, मतलब आज के टाइम में भी जो सबसे सदाबहार चलन चलेगा साड़ियों में? वो तो सिल्क ही है, सिल्क हमेशा चलेगा। सिल्क एंड बनारसी भी कहीं जाएगा नहीं, बनारसी भी तो है, इवन हम भी लोग भी काफ़ी कर रहे हैं बनारस में। बनारसी तो क्या इंडियंस के अलावा भी अब्रॉड में भी चलती है साड़ियाँ, मतलब वहाँ पे इंडियन पहनते हैं या फिर वहीं के इंडियन लोग पहनते पहनते हैं, हैं? इंडियन वहीं के लोग पहनते हैं। पहनते हैं। हाँ, इंडियन पहनते हैं, लेकिन अब इंडियन 5 साल से है बाहर, 10 साल से, तो उसकी तो फ्रेंड बनेगी ही ना। तो कोई फॉरेनर उसका फ्रेंड बना हुआ है, तो उसकी फिर वाइफ पूछती है कि मेरे लिए ले आना कुछ स्पेशल आइटम। तो इंडिया से क्या क्लोथ्स में और क्या पैंट शर्ट तो पहनते ही हैं वो। तो यहाँ से 2 ही चीज़ बचता है, एक तो सूट्स और एक दूसरी साड़ी। सूट्स ज़्यादा प्रेफ़र करते नहीं हैं लोग, साड़ियाँ प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट आता है कैसे बाँधी जाती है इसको। थोड़ा-सा ना इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है साड़ी को पहनने के लिए। तो उसके लिए वो इंटरेस्ट रहता है कि मुझे साड़ी लेके आओ, फिर वो पहनने के बाद पल्ला-वल्ला ऐसे लेकर के बैठते हैं वो, करेक्ट। तो अच्छा लगता है। मतलब आपने सबसे बड़ा जो गैप फाइंड आउट किया वो फिटिंग का ही इशू है। नहीं, फिटिंग के साथ-साथ में अफोर्डेबिलिटी भी है, जो अफोर्डेबिलिटी। हाँ, जो क्योंकि होता क्या है कि जो जब एथनिक वियर कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि हम किसी सूट की बात करें या फैब्रिक मिल्स की बात कर लो, या फिर ये साड़ियाँ, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि जो ओरिजिनल बनती हैं, ऐसे बनती हैं, उसमें कितना कॉस्ट लगता है, कितने लेबर लगते हैं। तो उसमें क्या है कि सब लोग अफ़ोर्ड कर नहीं पाते हैं उसको। हाँ। और दूसरा चीज़, जब आप सेकंड टियर, थर्ड टियर सिटीज़ की बात करते हो, हुँ। तो वो लोग बेचारे, उनकी तो उनकी तनख्वाह नहीं होती है जितनी की एक साड़ी आती है, राइट? तो उसके लिए क्या है कि हम लोग थोड़ा-सा जो बीच का वो है ना, एक ब्रिज है, वो बनना चाह रहे हैं, ताकि हम प्योर बनारसी तो नहीं पहना सकते उनको, लेकिन हो सकता है कि हम ऐसा कुछ सिमिलर टू बनारसी उनको हम पहना सकते हैं, करेक्ट। एट लीस्ट। तो आपका पूरा प्योर बी2बी बिज़नेस है अभी? बी2सी है। बी2बी इंडिया में बी2सी है, इंडिया में बी2सी, बाहर बी2बी है। बाहर बी2बी है। तो इंडिया में बाहर बी2सी कैसे का एक खरीदते ब्रांच हैं है मेरे भैया? पास। वेबसाइट से खरीदते हैं? कहाँ से खरीदते हैं? बाहर यहाँ पे इंडिया में? इंडिया में वेबसाइट से खरीदते हैं। अभी हम ऑनलाइन हैं, एंड हाँ। हमारा स्टोर अभी लाजपत नगर में ओपन होने वाला है, जनवरी से ओपन और होगा। ऑनलाइन में एथनिक वियर में दिक्कत नहीं आती है? लोग जैसे खरीदते हैं तो रिटर्न की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी। आती है, लेकिन अभी हमारे पास जो हमारी वेबसाइट से बिक रहा है, एक भी सिंगल रिटर्न नहीं है उसमें। सिंगल रिटर्न सिंगल रिटर्न नहीं है। नो, नो। कैसे हो सकता है? रीज़न उसका ये हाँ, बताता हूँ। साइज़ तो पता ही नहीं चलेगी ना, जैसे मान लो ये ए मँगा रहा, बी मँगा रहा, सी मँगा रहा, तो साइज़ साइज़ का कैसे सॉल्व किया? अभी तो हमने वाइडर रेंज रखा हुआ है साइज़ के, डबल एक्सेल से लेके डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल तक बट हमारा आप साइज़। तो इंडिया में देखो ना कि इंडिया में लोगों को अपनी साइज़ पता नहीं। मैं तो खुद जब ऑर्डर करता हूँ तो एक बार तो नाप लेता हूँ कि ऐसे थोड़ा ऊपर-नीचे तो नहीं हो गया मैं। तो लेडीज़ में तो और ज़्यादा है। लेकिन हमने आप ईज़ जब दिया हुआ है, नहीं पता पड़ता है। ईज़ दिया हुआ है हमने उसको। कैसे, मतलब कैसे जब डिकोड किया इसको? ईज़ दिया हुआ है उसमें कि फिटिंग करा सकते हैं, वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक साइज़ अप एंड डाउन हो सकता है। किसी को भी अगर कुछ ऑर्डर करता है, तो उससे सिर्फ़ एक ही साइज़ की गलती होती है। या तो उसको थोड़ा-सा टाइट आएगा, या तो थोड़ा-सा लूज़ आएगा, राइट? और अगर टाइट आएगा, तो हमने ईज़ दिया हुआ है, ओपन करके नया सिलाई लग जाता है हुँ, साइड में। वही लगा लेंगे। वही लगा लेगी, या किसी लोकल टेलर से करवा सकते हैं वो हुँ, चीज़। और या फिर अगर लूज़ आता है, तो फिर साइड में और दबा करके ईज़ थोड़ा-सा और बढ़ जाता है, साइड से दबा सकते हैं उसको, ताकि उसको फिट आ जाए। हुँ। तो ये आपने तो पर ये करेगा क्यों कोई? ऑनलाइन मंगाएगा कि ये वो तो मेरे तो फिट आना चाहिए एकदम से, मतलब हाँ। फिट आ गया सेट है। को ये तो एक एक थोड़ा-सा चांसेस इसमें हैं, कम है रिटर्न होने के हमारे वाले में, क्योंकि थोड़ा-सा फिटिंग हम बहुत अच्छा कर हमारे जो फिटिंग है ना, हम डमी पे डाल के देखते हैं। उसके बाद में हम हमारे ऑफ़िस में जितने भी लोग हैं, उनको पहना के देखते हैं। हमारी कम्युनिटी है, उनको दिखाते हैं। और एक नहीं, एक साइज़ नहीं बनाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले पूरा साइज़ सेट बनता है उसका। मतलब हर साइज़ में 2-2 3-3 पीस बनेगा, और वो जाएगा कम्युनिटी में, पहना जाएगा, ट्रायल होएगा। अगर कहीं अप एंड डाउन होता है, तो उसको करेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो बेस साइज़ में बनेगा, जो मॉडल पहनेगी, उसके बाद में वो प्रोडक्ट लॉन्च होएगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट है? मैंने तो एक चीज़ सुनी थी कि मतलब जैसे लहंगे बनते हैं, ठीक है? तो हाँ। जैसे लखनऊ से लहंगे बनते हैं और लखनऊ से बनते हैं ज़्यादातर? हाँ, लखनऊ, सूरत दोनों जगह। हाँ, सूरत लख तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हर लहंगे पे एक लड़की का नाम लिखा हुआ है, तो ये लहंगा बिकना ही बिकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा बोलते हैं।
क्या आपके सेगमेंट में ऐसा होता है कि मतलब जो कपड़ा आपने बनाया वो नहीं बिका और वो पड़ा ही खराब हो गया, या सब कुछ बिक जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिक जाता है। होता क्या है, अगर आप 10 स्टाइल बनाते हैं, तो उसमें से 2 ही 3-4 स्टाइल से हिट होता है और बाकी स्टाइल्स क्या होता है कि वो स्लो चलता है। तो स्लो चलने वाले स्टाइल को फिर हम क्या करते हैं कि सेल्स में लगा करके उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन जो हिट होता है 3-4 प्रोडक्ट, फिर उसमें हम इन्वेंटरीज़ बढ़ा देते हैं, ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा डिमांड उसकी है, ठीक है? उस स्टाइल की, उस कलर की, तो इसलिए ऐसे उसको जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा कभी हुआ जैसे मान लो 5-10 हज़ार पीस बना दिए, लगा प्रोडक्शन और सब खरीदेंगे 10,000 प्रोडक्ट बना दिए और फिर एकदम डिमांड स्टॉप हो गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने जो प्रोडक्ट अभी तक बनाए हैं, हालाँकि हमने 10,000 किसी भी अभी यूनिट में बनाया नहीं है यहाँ इंडिया में। अमराना के लिए हमने भी नहीं बनाया वैसा। अभी हमारी यूनिट्स जो हैं हम बहुत सँभाल के चल रहे हैं। इस बेबी ब्रांड आई कैन से लाइक 4-5 महीना ही हुआ है। तो लेकिन हम लोग जकार्ता में मतलब बाहर जो है वहाँ तो अच्छा है वो, बिकॉज़ इट्स अ B2B, तो वहाँ तो डिमांड आती है, वैसे बनता है। मतलब अभी डेली वियर सूट्स और साड़ी की मतलब कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आज भी इंडिया में, मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? बहुत ज़्यादा, अगर नंबर्स में बात करें कितना बड़ा है? 93% के आसपास, 90-93% के आसपास एथनिक वियर की बात कर रहा हूँ मैं। लोग जो है पहनते हैं इंडिया में, एक्सेप्ट दिस मेट्रो सिटीज़। आप देखो सेकंड टियर सिटीज़ में, थर्ड टियर सिटीज़ में, या फिर जो मॉम्स हैं, या फिर जो जेनज़ीज़ को छोड़ करके यू कैन से एवरीवन इज़ वियरिंग दैट। करेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है इस एथनिक वियर में, और उसमें भी अगर एथनिक वियर में अगर कुछ ऐसा आ जाए जो डेली वियर में कन्वर्ट हो जाए, जो अभी हम कर रहे हैं, सो दैट इज़ लाइक समथिंग रियली नाइस कि हम सबको अब बनारसी प्रिंट के साथ में आपको एक क्रॉप टॉप पहन के कोई निकल रहा हो, एंड साथ में लैपटॉप लिए हुए हैं, और या फिर वेस्ट कोट कोई पहन के निकल रहा हो, तो इट विल बी लाइक सुपर कूल। मतलब कोविड के बाद क्या लगता है, मतलब एथनिक मतलब वियर मतलब बदल गया, वेस्टर्न वियर में आ गया है, वेस्टर्न वियर एथनिक वियर में बदल गया, क्या देखा आपने शिफ्ट? कोविड में क्या हो रहा था कि लोग ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी में मूव कर रहे थे। जैसे कोई स्लीव वियर पहना हुआ है, होम वियर पहना हुआ है, वो ऊपर ही सिर्फ टी शर्ट या फिर कोट या शर्ट पहन करके बैठ गए और इंटरव्यू दे लिया, या फिर ऑफिस में काम कर लिया लाइव बुझा करके, और नीचे तो सिर्फ पजामे में ही रह गए। तो वो दोनों के लिए, वुमेन्स एंड मेंस दोनों के लिए, मैं पूरे ऐसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ सबके लिए। तो लेकिन अ, उसी को ही रिजॉल्व करने के लिए हम लोग जो ईज़, जो फिटिंग हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं जिससे कि लोगों को सिर्फ टी शर्ट पहनने की ज़रूरत ना पड़े। अगर किसी ने कुर्ती डाली हुई है तो उसको भी कंफर्टेबल रहे वो। तो वैसा कुछ हम फिटिंग या फिर ऐसा कुछ इनोवेशन लेके आ रहे हैं ताकि कुर्ती में भी लोग लैपटॉप लेके निकलें। तो सॉलिड हो जाएगा। हाँ, हम तो सॉलिड। फाउंडर्स जी में आया हो सुनील जी, तो एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए तो एक मैसेज बनता है कि आपने 15 साल पहले स्टार्ट किया, जो जी। अच्छा स्टार्ट हो गया, तो आज जो स्टार्ट कर रहा है वो कैसे स्टार्ट करे और कैसे सक्सेसफुल बन पाएगा आपकी तरह? बेसिकली मैं सबको यही कहूँगा कि स्टार्ट अगर जो भी कर रहा है वो ये सोचे कि हाँ, किसी को अगर 100 करोड़ की कंपनी बनानी हो, तो वो डे वन से सोच तो ले, प्लान तो कर ले, लेकिन वो ऐसा ना सोचे कि वो डे वन में ही 100 करोड़ बन जाएगी। अगर किसी को छोटा काम करके शुरू करना है तो वो कर सकता है। तो स्टार्टिंग करने के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अपने ही काम में एक्सपर्ट बन जाओ, बस आप बड़े बन जाओगे। सेट, जैसे आप बन गए एकदम सॉलिड। सुनील जी यार बहुत मस्त यार, मतलब आपकी जर्नी बहुत सॉलिड रही है। जी के किडनैपिंग से then इतना बड़ा ब्रांड बना दिया आपने, मतलब ऐसा लग रहा है कि हंसते खेलते ही आपने एक ब्रांड बना दिया, जिस तरह से आप बात कर थैंक रहे यू हैं सो हंसते मच। बहुत हंसते। पहले निकल गए, हाँ। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलती गई, और ये जज़्बा रहा कि नहीं कुछ करना है ज़िंदगी में, इसलिए थोड़ा-सा नहीं, वो आपको देख के बैक तो मैं खुद करवा लो। इंस्पायर हो गया, मैंने कहा यार हंसते खेलते निकाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं भी टेंशन लेता हूँ बहुत, तो मैं टेंशन नहीं लूंगा आज से। टेंशन नहीं लेने का, हाँ। देने का। बहुत है सुनील जी। बेसिकली यही है कि अगर आप अगर किसी भी काम को अगर आप शिद्दत से कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो, तो फिर वो आगे निकलेगा ही, आज नहीं तो कल। करेक्ट। बस खाली राइट टाइम होना चाहिए उसके लिए, और राइट अप्रोच होनी चाहिए कि आप किसको अप्रोच कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस टाइम शुरू कर रहे हो चीज़ें। और लगन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द शो, थैंक काफ़ी यू मज़ा आया सो आपसे मच। बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए।